अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं दारा दानी से आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई वीडियो। और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 6 थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मैं कह रही थी आप लोगों से कि ये जो ऊपर के दो आप पैराग्राफ देख रहे हैं ना, ठीक है, ये आप खुद से पढ़ेंगे। ओके, ये दो भाइयों के बारे में है और सिमिलैरिटीज़ मतलब पर्सनैलिटी के बारे में, तो आप ये खुद से पढ़ लीजिएगा। आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द वर्ड पर्सनैलिटी हैज़ बीन टेकिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसोना, द मास्क यूज बाय एक्टर्स टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स ड्यूरिंग अ थिएटरिकल प्ले। एक तरीके से मतलब बता रहे हैं कि मतलब कहाँ से वर्ड लिया गया है। ठीक है, ये दो लाइन आप रट लीजिएगा, है ना। और द मास्क यूज्ड बाय एक्टर्स क्यों बोल रहे हैं कि जो रिप्रेजेंट करते थे किसी की कैरेक्टर को। ठीक है, मास्क का मतलब ये नहीं है कि एक फिजिकल वाला मास्क पहन लिया, नहीं। एक मास्क का मतलब ये है कि किसी जिस का हम रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एक्टर किसी का भी रोल प्ले कर रहे हैं उसकी कुछ चीज़ों को अपना लेना, उसकी पर्सनैलिटी की कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना लेना कुछ देर के लिए। ठीक है, वो ही बता रहे हैं। एज द कैरेक्टर्स चेंजेस सो डज द मास्क ऑफ द एक्टर, सो डज दिस मीन दैट द वर्ड पर्सनैलिटी रिफर्स टू आर एवर चेंजिंग पर्सोना। ठीक है, तो जो पर्सनैलिटी का जो वर्ड है मतलब वो क्या रिफ़र करता है, हमारे जो चेंजिंग आ रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पर्सनैलिटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको इन्होंने पर्सनैलिटी बोला है। येस, टू सम एक्सटेंड आवर बिहेवियर इज़ नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट और प्रिडिक्टेबल। ठीक है, जो हमारे जो बिहेवियर होता है, ठीक है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यही बता रहे हैं। ठीक है, वो कभी कभार अनप्रिडिक्टेबल भी होता है, कभी कभार फैमिली सिचुएशन में भी हम अलग तरीके से व्यवहार करने लग जाते हैं। ठीक है, अपनी फैमिलीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा क्लोजली बिहेव करते हैं, लेकिन फ्रेंड के सामने हमारी अलग पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, और स्ट्रेंजर लोगों के साथ अलग पर्सनैलिटी होती है। तो यहीं पर इन्होंने बताया। ठीक है, सम वी बिहेव एज प्रिडिक्ट, समटाइम्स वी बिहेव क्वाइट डिफरेंटली इन अ फैमिली सिचुएशन, जैसे मैंने आपको बताया। एंड समटाइम्स आर बिहेवियर बिकम्स कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है और हम कैसा बिहेव करें। ड्यू टू आर एवर चेंजिंग येट स्टैग्नेंट बिहेवियर देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड कन्फेशन ओवर द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। अब देखिए हम आगे ना इसकी डेफिनेशंस और पढ़ेंगे तो हमें और क्लैरिटी होती जाएगी डेफिनेशंस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। यस, तो यहाँ पर देखिए अल्पोर्ट का हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनकी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, तो देखते हैं। पर्सनैलिटी इज़ अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए पर्सनैलिटी को इन्होंने डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा है कि क्योंकि पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप हमेशा खुश तो नहीं रहते होंगे या फिर हमेशा दुखी भी नहीं रहते होंगे। ठीक है, सैड जैसे कि, और हमेशा गुस्से में भी नहीं रहते होंगे, हमेशा काइंड भी नहीं रहते होंगे। तो पर्सनैलिटी क्या है, हर चीज़ का मिक्सचर है। तो इन्होंने क्या बताया है ये कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इनसाइड द पर्सन ऑफ साइको फिजिकल सिस्टम दैट क्रिएट द पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर थॉट्स एंड फीलिंग्स। अभी बता रहे हैं कि जो हमारा जो किसी पर्सन का, ठीक है, साइकोफिजिकल जो भी सिस्टम है और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी पैटर्न उसमें क्रिएट होते हैं वो किस चीज़ से क्रिएट होते हैं, बिहेवियर से। ठीक है, उस पर्सन के बिहेवियर से, थॉट्स से एंड फीलिंग्स से। मैं दोबारा समझाती हूँ, जो भी हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न क्रिएट होते हैं, ठीक है, बनते हैं, जो भी सिस्टम हमारा बनता है कैरेक्टरिस्टिक का, वो किस चीज़ से बनता है, बिहेवियर से, थॉट्स से एंड फीलिंग्स से। ठीक है, अगर आप की फीलिंग अच्छी नहीं है तो भाई आप बिहेवियर कैसे अच्छा कर पाओगे। ठीक है, थॉट अच्छी नहीं है तो फिर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो ये तीनों चीज़ें ही मैटर करती हैं किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को क्रिएट करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द वेरियस स्टाइल ऑफ बिहेवियर दैट डिफरेंस ऑर्गेनिजम्स हैबिचुअली रिफ्लेक्ट। अब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा बिहेवियर है, ठीक है, जो बहुत तरह के हम बिहेव करते हैं, जैसे कि बहुत खुल के बात कर लेते हैं, कभी बिल्कुल स्टेजन की तरह बात करते हैं, तो वही बता रहा है कि वो हमारी क्या करता है, हैबिचुअली रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अगर मैं खुश हूँ तो मैं सबसे अच्छे से बिहेव करूँगी। ठीक है, वो मेरी हैबिट में भी मतलब दिखेगा कि यार आज थोड़ा इसका मूड अच्छा है तो ये मतलब थोड़ा अच्छा रिएक्ट कर रहा है, इसकी हैबिचुअल चीज़ अच्छी है। लेकिन अगर मैं थोड़ी दुखी हूँ और थोड़ी सैड हूँ तो मेरा जो हैबिचुअली रिफ्लेक्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो यही बता रहे हैं इसमें। द थर्ड वन देखें तो द विजिबल एस्पेक्ट ऑफ वंस कैरेक्टर एज इट इम्प्रेस अदर्स। अब ये बता रहे हैं कि जो भी हमारा विजिबल एस्पेक्ट होता है, जो भी हमारा जो हमारी विजिबल पर्सनैलिटी होती है वो लोग क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। बस इसमें इतना ही बताया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू APA, पर्सनैलिटी रिफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। अभी क्या कहते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी है, ठीक है, हर इंसान में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं वो 3 चीज़ों पर ही निर्धारित हैं। ठीक है, मतलब निर्भर करते हैं, मतलब रिलाई करते हैं, जो कि हमने ऊपर ही पढ़ा है, थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। ठीक है,
इफ़ फर्दर स्टेट द दैट द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी फोकसेस ऑन टू ब्रॉड एरियाज। ठीक है, एक तो मतलब जो हमारी पर्सनैलिटी है दो ब्रॉड एरियाज पे रिलाई करती है। वन इज़ अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्टिकुलर पर्सनैलिटी कैरेक्टर्स सच एज सोशलिबिलिटी और इरिटेटेबिलिटी। मतलब कि हमारे जो भी हमारे पैटर्न है, फर्स्ट क्या देखा जाएगा कि हम कितनी सोशली मतलब वो हैं, मतलब विजिबल हैं, मतलब कितना समझ रहे हैं लोगों को, कितना इंक्लूड हो रहे हैं लोगों में, कितना अपना इंक्लूजन मतलब अपना इंक्लूडमेंट दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, कितनी जल्दी हम किसी चीज़ से इरिटेट हो जाते हैं। ठीक, ये पहला था। और दूसरा अगर देखा जाए तो इन्होंने बताया कि द अदर इज़ अंडरस्टैंडिंग हाउ द वेरियस पार्ट ऑफ अ पर्सन केम टू गैदर एज अ होल। मतलब कि ये जो बिहेवियर है, फीलिंग है, थॉट है, वो कैसे एक पर्सन में रिलाई करते हैं एज अ होल, वो देखना। ठीक है, पहला इन्होंने बताया कि सोशलिबिलिटी कितना है, वो जल्दी इंक्लूड हो जाता है और कितना जल्दी इरिटेट हो जाता है। और दूसरा क्या बताया कि वो जो बिहेवियर है, फीलिंग है और जो थॉट्स हैं वो किससे एक पर्सन में, एक पर्सनैलिटी में होल एज अ होल काम करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, अब एज अ डेफिनेशन, ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशंस तो देख ली, तो आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पे थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी है, तो सबसे पहले जो सिगमंड फ्रूड की ही थ्योरी है। ठीक है, ये एज अ फिजिशियन थे, जो इनका प्रोफेशन था वो फिजिशियन था, और इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरीज पर काम किया है। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड पर इन्होंने बताया है अपना। ठीक, तो पहला तो इन्होंने बताया इन ऑर्डर, मतलब 3 वेज बताते, तो टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइक में। ठीक है, कि हमारा जो माइंड है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे काम करता है, वर्क करता है। ठीक, दूसरा इन्होंने स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी बताया, और तीसरा इन्होंने साइको सोशल स्टेजेस बनाई है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। टोपोग्राफिक में मतलब इन्होंने 3 ही चीज़ बताई है। ठीक है ना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक है, और यही 3 बताया है। तो कॉन्शियस माइंड जो हमारा अवेयर होता है, ठीक है, हर चीज़ को लेकर, जैसे कि अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो अभी आप समझ रहे हो ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें आप थोड़े अवेयर भी होती है और नहीं भी होती है। मतलब कि जैसे कि आपको कोई मतलब मेमोरी, आपको पता है कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई थी, लेकिन जैसे एग्ज़ाम में आप बैठते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपको कोई आंसर नहीं आ रहा होता है ना, तो आप सोचते हो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते हो, तो आपको क्या होता है कि थोड़ा बहुत उसका मतलब अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये था। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको याद भी आ जाता है, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड है। और अनकॉन्शियस, जिसके बारे में आप अवेयर ही नहीं हो कि उसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं टोपोग्राफिक मॉडल में। अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बताया इन्होंने। तो इन्होंने जो सिगमंड फ्रूड थे, इन्होंने ये इड, ईगो और सुपर ईगो पे अपना मतलब बताया था। तो देखिए जो इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो दिया है ना अपने स्ट्रक्चरल फॉर्म पर्सनैलिटी में, ठीक है, तो ये एक तरीके से यहाँ पे मैं लिखा अभी, आर जस्ट कॉन्सेप्ट एंड दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस। मतलब इनका कोई वो नहीं है कि मतलब ये होता ही होता है। मतलब इन्होंने एक तरीके से अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग ये हमें दिया, मतलब बताया एक तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो इड का मतलब आप ये समझ लो कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा है तो उसको क्या चाहिए, मतलब आइसक्रीम चाहिए। ठीक, आइसक्रीम चाहिए तो उसको ये चाहिए। अब वो नहीं समझ रहा है कि मेरे दांत ख़राब होंगे या मेरे को ज़्यादा ठंडा खाना मना है, ठीक है, डॉक्टर मना कर, जो भी है, मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए, बस उसको क्या करना है, अपना सेटिस्फेक्शन पूरा करना है कि भाई मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है। ठीक है, और जो सुपर ईगो होगा वो बोलेगा कि नहीं भाई हमें ये सब नहीं करना, ठीक है, हमें ये नहीं करना, हम खाएंगे तो हमारे दांत ख़राब हो जाएंगे, ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, और ईगो क्या करेगा, ईगो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कि यार चल ज़्यादा नहीं खा रहे, बस थोड़ा सा खा ले रहे हैं, जिससे हमारे दांत भी ख़राब नहीं होंगे और हमें सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से जो ईगो होता है वो वकील का काम करता है। ठीक है, जो इड है वो हमारा क्या होता है, प्लेजर ऑफ प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और ये अनकॉन्शियस होता है। ठीक है, इसको हमें पता नहीं होता ज़्यादा, और स्टोर ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर होती हैं इसमें। ओके, और जो सुपर ईगो होता है वो मोरल प्रिंसिपल होता है, रियलिटी प्रिंसिपल होता है, और ये सब कॉन्शियस होता है। ठीक है, थोड़ा जोर डालोगे तो मतलब आ जाएगा वो जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हो जाता है, हमारा 5 to 6 ईयर में स्टार्ट हो जाता है। और ऑलवेज फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं भैया रूल्स को तोड़ दो, कभी भी नहीं। ठीक, और ईगो क्या होगा, दोनों में बैलेंस करेगा। ठीक है, ये कॉन्शियस माइंड होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बोथ साइड इड एंड सुपर ईगो एंड क्रिएट बैलेंस फ्रॉम, ठीक है, बैलेंस क्रिएट करता है। और ये कब से स्टार्ट हो जाता है, ईगो हमारा 3 साल से स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए इसमें ना इरोस एंड थेटानोस दे रखा है, तो इरोस में बता देती हूँ कि इरोस ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में। ठीक है, टू हेल्प अस मूव फॉरवर्ड। ओके, और जो थेटानोस होता है
टू पुल बैक फॉरवर्ड, ठीक है, जो हमें पीछे की तरफ खींचता है। जैसे कुछ बुरी यादें होती हैं तो हमें, जैसे बारिश कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, तो क्या होती है कि मतलब एक तरीके से वो हमें हमारा डर ख़त्म नहीं करने देता, ठीक है। थैटोनस क्या होता है, पीछे देखता है कि नहीं यार वो मतलब वो सारी मेमोरीज दोबारा से क्रिएट हो जाती हैं आपके माइंड में, तो आप क्या होता है वो उस डर से बाहर नहीं आ पाते हो। तो वही है एक चीज़ जो आपको पीछे खींचे, वो थैटोनस है। और इरोस जो आपको हेल्प करे कि नहीं भाई आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है, ठीक है, वो इरोस कहलाती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाली पिक्चर आप ज़रूर बना के आइएगा, मैं भी बना के आई थी, ठीक है। और पिक्चर्स बनाए गए और कोशिश करा करिए याद करने की, क्योंकि इसी से ही मार्क्स मिलते हैं। जब आपने पिक्चर बना ली ना तो बस प्रोफेसर को पता चल गया भाई बंदे ने कुछ ना कुछ करा है, लिखा है, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने देखे यहाँ पे ईगो की डेफिनेशन मैकेनिज्म्स भी दे रखा है। तो वन ऑफ द रोल ऑफ ईगो इज़ टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ठीक है। ईगो क्या है कि मतलब एक तरीके से बैलेंस तो कर रहा है ईड और ईगो, सुपर ईगो में, ठीक है। तो क्या है ये हमारा मतलब एक तरीके से एंजाइटी और स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए ये जो ईड था, ठीक है, उसको प्लेजर गेन करना था, और सुपर ईगो क्या गलत था कि नहीं भाई ये नहीं करना। तो दोनों में जो बैलेंस क्रिएट किया इसने, तो सेटिस्फैक्शन भी मिली और अपने एक मोरल प्रिंसिपल की तरफ भी हमने ध्यान दी। तो क्या करता है, इसी वजह से हम किस चीज़ से बचते हैं, अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस से। सो व्हेन द एंजाइटी एंड स्ट्रेस फ्रॉम द फॉरबिडन डिज़ायर एंड मोटिवेट्स बिकम ओवरवेलिंग, वी टेंड टू यूज़ सम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज, ठीक है। जब हमारी जो मतलब कुछ डिज़ायर्स होती हैं जो हमें मोटिव्स करती हैं, मतलब एक तरीके से ज़बरदस्त हो जाती हैं, तो वो हमें क्या करती हैं, हम कुछ स्ट्रेटजीज अपनाते हैं उन डिज़ायर्स से बचने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रूट, द सोल एम ऑफ एम्प्लॉइंग दीज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स टू प्रोटेक्ट आवर साइक, ठीक है, अपने माइंड को एंजाइटी से भी बचाती है क्या, ईगो, ठीक है। अब ब्रीफ मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, आप इसे अगर याद करना चाहते हैं याद कर लेना, तो इम्पोर्टेंट है नहीं, पर अगर आगे के लिए मतलब अच्छा है, ठीक है, जिसको टीचिंग लाइन वगैरह में जाना तो वो याद कर सकते हैं। फ्रूट साइकोसेक्सुअल अब स्टेजेस पे आ गए, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हमने पढ़ ली हैं। अब देखिए जो फ्रूट थे ना, उन्होंने लिबिडो पे बहुत काम किया है। लिबिडो मतलब कि इज़ अ सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है, जिससे मतलब एक तरीके से उन्होंने बताया कि लिबिडो ही सब कुछ है, ठीक है। लिबिडो मतलब सेक्सुअल एनर्जी ही सब कुछ है, जो हमें क्या करती है, मतलब हर चीज़ के लिए मोटिव करती है, ठीक है। हर चीज़ में हमारे सेक्सुअल एनर्जी का ही रोल है, ठीक। इन्होंने लिबिडो पे बहुत काम किया है, इतना याद रखिएगा। ही स्टेटेड दैट इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, अ चाइल्ड नीड्स to resolve conflicts of each stages successfully, unless it will lead to fixation, a continuation of an early mode of satisfaction in later life। वह ये क्या बता रहे हैं कि अगर मतलब बच्चा जो है, इन्होंने 5 ऑर्डर स्टेजेस दिए, ठीक है, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने बताया कि जो स्टेजेस है ना, उसको मतलब उसी स्टेज को पूरा कंप्लीट कर ही हमें आगे बढ़ना है। अगर हमने पिछली स्टेजेस को अच्छे से फुलफ़िल नहीं करा, उसको सही से नहीं किया अपनी चीज़ों को, तो क्या होगा कि आगे वाली जो स्टेजेस हमारी, ठीक है, उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक। और इन्होंने बताया कि सभी स्टेजेस को अच्छे से पार करना ज़रूरी है, ठीक है, वरना वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं, ठीक है, आने वाली स्टेजेस में, और वो फिक्सेशन में हो जाती हैं। द कंटिन्यूएशन ऑफ अर्ली मूड ऑफ सेटिस्फैक्शन इन लेटर लाइफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल फिक्सेशन एंड, मतलब आगे पढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। ओके, देखिए ये रिंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज, सेकंड एनाल स्टेज है, फैलिक स्टेज है, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ है लेटेंसी, एंड फिफ्थ है जेनिटल स्टेज। तो ओरल स्टेज में यही होता है कि एट दिस स्टेज द इन्फेंट गेट्स प्लेजर फ्रॉम सकिंग द लिप्स, मतलब एक तरीके से जो उसकी माउथ की क्या होती है, एक्सरसाइज होती है, माउथ का वो इस्तेमाल करना सीखता है, ठीक है। माउथ इज़ द सोर्स ऑफ प्लेजर ड्यूरिंग दिस स्टेज, चिल्ड्रन कम्प्लीटली डिपेंड ऑन देयर केयर गिवर्स स्पेशली मदर, ठीक है। मदर से मतलब क्या होता है कि फीडिंग करता है ना वो, तो उसकी माउथ की क्या हो रही है, मतलब उसकी माउथ की मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, तो वो सीखता है कि मेरे को कैसे फीड करना है, ठीक है, कैसे पीना है। ओके, फ्रूट और मतलब यही था इसमें, ठीक। एनाल स्टेज में देखा जाए तो द चाइल्ड ड्राइव्स मच प्लेजर थ्रू एनाल एक्सपोजन और एनाल मैनिपुलेशन, मतलब कि ये बता रहे हैं कि अब इसमें क्या होता है कि इसकी एक तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन फेसेस द डिमांड ऑफ देयर सोसाइटी फॉर द फर्स्ट टाइम टू कंट्रोल एंड डिलाई द एक्सपोजन ऑफ यूरिन एंड फेसेस, ठीक है। एक तरीके से अपनी शिट्स वगैरह और यूरिन वगैरह को रिमूव करना कैसे सीखना है, ठीक है। और अगर उसमें इस स्टेज में आप बच्चे को मतलब बहुत ही प्यार से आपको उसको समझाना, क्योंकि उससे तो नहीं पता है ना भाई कैसे करते कैसे नहीं करते, कुछ बच्चे बहुत घबराते हैं इस चीज़ से, तो उन्हें बहुत ही प्यार से
सिखाना समझाना, ठीक है, कैसे होता है सबको होता है, उनको मतलब ऐसे ऐसे मतलब दिलासा देकर करवाना, तो ये सही रहेगा, ठीक है। अगर आपने उनको जैसे डांटना, जो पेरेंट्स बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है ना, बच्चे के अंदर एंजाइटी पैदा हो जाती है, स्ट्रेस आ जाता है कि भाई अगर मैंने अगली बार ऐसा किया तो सही नहीं होगा, तो वो उस वजह से भी डरने लग जाता है। तो इस स्टेज को बहुत ही प्यार से बच्चों को मतलब पार करानी चाहिए, मतलब नेक्स्ट स्टेप करानी चाहिए, ठीक है। अब इसमें यही था, ठीक है। पहले के स्टेज में देखा जाए तो इसमें बच्चा क्या होता है, तो चाइल्ड ड्राइव्स ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फैक्शन मीन्स, ठीक है, बाय टचिंग हिज जेनिटल्स, हिज हर जेनिटल्स, मतलब कि एक तरीके से जो जेनिटल्स प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं बच्चों के, ठीक है, बच्चे उन्हें छूकर क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं। अब भाई उन्हें नहीं पता, अननोइंग मतलब जानते हुए भी, जानबूझकर भी, मतलब वो छूते हैं, मतलब एक तरीके से स्टेज है ही ऐसी, ठीक है, ये समझना है आपको। चिल्ड्रन नोइंगली और अननोइंगली टच देयर जेनिटल्स फॉर प्लेजर ड्यूरिंग दिस स्टेज दे अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, उन्हें इनसे क्या पता चलता है, मेल्स का भी और फीमेल्स का भी यहाँ से पता चलने जाता है, ठीक है। 3 to 5 ईयर्स में होता है ये, ठीक है। उसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स दे रखा है। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो उसमें होता है बॉयज़ में होता है, ठीक है, वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि भाई मेरी माँ जैसा कोई है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि माँ ने शुरू से ही इतनी मतलब केयर गिवर्स की तरह, मतलब इतनी प्यार से सॉफ्टली उसे पाला होता है, तो भाई उनकी उसी तरह होती है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को नहीं होती, लेकिन लड़कियां जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं वो अपने पापा से होती है, कि पापा हमेशा साइड लेते हैं कि पापा की परी वाला ही साहब है, ठीक है, तो वही है, ठीक है। तो आपको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों में होता है, इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स लड़कियों में होता है। सक्सेसफुली रिसोल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स डेवलप्स अ मैच्योर सेक्सुअल आइडेंटिटी, ठीक है, एक मैच्योर सेक्सुअल आइडेंटिटी वो डेवलप करते हैं अपने अंदर इस स्टेज में। तो लेटेंसी स्टेज पढ़ते हैं। द सेक्सुअल एनर्जी ड्यूरिंग दिस स्टेज इज चैनलाइज टूवर्ड्स एजुकेशनल, स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविटीज़। दिस लीड्स टू नॉर और लिटिल इंटरेस्ट फॉर द अपोजिट जेंडर। मैं आप ये मतलब जो लेटेंसी स्टेज है ना, इसमें क्या होता है, अभी देखिए हमने 3 स्टेज पढ़ी, तो तीनों में सेक्सुअल डिज़ायर्स का बहुत बताया गया है, ठीक है। लेबिडो के बारे में एक तरीके से पूरा इसमें सेक्सुअल एनर्जी बताया गया कि भाई वो सेक्सुअल एनर्जी सीख रहा है। लेकिन 4th स्टेज में क्या होगा, ये बच्चा स्कूल में जाएगा, ठीक है, तो स्कूल में जाने की वजह से वो जो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स मतलब जो भी चीज़ें होंगी ना लिबिडो वगैरह की, वो थोड़ी सी वो भूलने लग जाएगी, क्योंकि इतना प्रेशर होगा, काम का होमवर्क करना होगा, ठीक है, और खेलना वेलना अपने दोस्तों के साथ, तो उसमें आने जाने में का जो टाइम होगा उसका वो मतलब यूज़ होगा, तो उस वजह से क्या होगा कि वो सेक्सुअल एनर्जी से थोड़ा सा दूर होगा। देयर इज़ द लेटेंसी स्टेज वेयर इज़ अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द प्लेजर ऑफ सोसाइटी। द चाइल्ड गेट्स बिजी इन द स्कूल एक्टिविटीज़, ठीक है, द चाइल्ड जो होगा वो मतलब बिजी हो जाएगा स्कूल एक्टिविटीज़ में। और यहाँ पर जेनिटल स्टेज में देखा जाए तो ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट द इंडिविजुअल डेवलप्स ए स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स, ठीक है। अपोजिट जेंडर में वो क्या होगा, अपोजिट जेंडर में अपना मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट होने लग जाएगा, ठीक है। तो 13 ईयर्स टू अडल्ट, मतलब ये तो टीनेजर वाली एज को मतलब होता ही होता है, ठीक है, ना चाहते भी होता है। द न्यू फेडरेशन और द मतलब हमने स्टेज पढ़ी, तब ये देख लेते हैं। तो न्यू फेडरेशन क्यों कह रहे हैं कि द न्यू फ्राइड, सॉरी मेरे थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर आप एडजस्ट करिएगा। द न्यू फ्राइडेंस इसे बोल रहे हैं कि मतलब जो भी उनके दोस्त वगैरह थे, जो भी फ्राइड्स के साथ जिन्होंने भी काम किया है, ठीक है, तो उनका क्या था कि उन्हें अपनी भी एक स्टोरी मतलब थ्योरीज उन्होंने भी डेवलप करी, ठीक, मतलब एक तरीके से क्या करने की अपनी रिकॉग्निशन पाने के लिए, मतलब एक तरीके से मतलब पहचान पाने के लिए कि भाई हमने भी कुछ काम किया है, ठीक। तो सबका तो नहीं बताया गया है, लेकिन 2 का बताया गया है, एल्फ्रेड एडलर और कार्ल जंग। तो एल्फ्रेड एडलर ने क्या बताया, इंडिविजुअल साइकोलॉजी बताई है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी सेल्फ आइडियल अचीवमेंट बाय बीइंग सुपीरियरिटी, मतलब कि आप अपनी सेल्फ आइडियल अचीवमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं बीइंग अ सुपीरियरिटी के ज़रिए, ठीक है। द ही बिलीव दैट एक्सपीरियंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड शेप वंस पर्सनैलिटी, ठीक है। इनका क्या कहना था कि भैया हमारी जो बीती हुई चीज़ें होती हैं, मतलब बीती हुई मेमोरीज जो भी होती हैं, वो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसको शेप करती हैं। ऑब्वियस सी बात है भैया, हमारा सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, और उस वजह से हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा बिहेवियर, हमारी थॉट, हमारे फीलिंग्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारी इमोशंस वगैरह सब क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को एक तरीके से निखारते हैं, बताते हैं कि भाई हम कैसे हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं इतने बूढ़े होकर भी, मतलब बड़े होकर भी, सॉरी, ठीक है, ओल्ड
लोग भी, हमसे बड़े बड़े लोग क्या होते हैं, मतलब अलग ही हरकत करते हैं, मतलब बच्चों वाली, ठीक है। और हम मतलब जैसे कि कुछ लोग बचपन में ही बहुत सारी चीज़ें देख लिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, शुरू से वो मैच्योर वाली हरकत करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी एक तरीके से जो हमारी बीती हुई मेमोरीज होती हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो उस पर हमारी पर्सनैलिटी क्या करती है, रिलाई करती है, ठीक है। इफ़ इंकरेजिंग ड्यूरिंग, ठीक है, अगर हमने बचपन में ही बच्चे को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है, ठीक है, चाहे उसने सही किया है, गलत किया है, नहीं किया है, ठीक, लेकिन पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, उसको बार बार मोटिवेट करते हैं अपनी चीज़ों से, ठीक है, उसको मतलब गिफ्ट भी देते हैं, ठीक है, समझाते हुए जाते भी हैं, बातचीत होती है, तो उस वजह से क्या होता है, बच्चे के अंदर एक, शायद वो अभी अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन वो फ्यूचर में अच्छा कर लेगा, क्योंकि क्या है, उसको बचपन से ही उसकी मेमोरी में मोटिवेशन मतलब डाली गई है, ठीक है, उसको बताया गया है कि भाई तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ठीक। तो वो आने वाली चीज़ों में मतलब आने वाले वक्तों में क्या कर सकता है, अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को, मतलब एक तरीके से कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकता है, अच्छी चीज़ें। लेकिन अगर बच्चे को शुरू से डिप्रेस करा गया है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसने चीज़ें ऐसी देख ली हों जो नहीं देखनी चाहिए थी, और पूरे बुरे एक्सपीरियंसेस उसके पास हो, तो मतलब अच्छा करना भी चाहे शायद अपनी ज़िंदगी में, तो वो ना कर पाए, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि मतलब एक तरीके से जो मोटिवेशन होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। He proposed that there is a need to understand one's personality psychology within their social context, ठीक है। तो उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी की भी पर्सनैलिटी की साइकोलॉजी को जानने के लिए। अकॉर्डिंग टू एल्डर, इंस्टेड ऑफ एन इंस्टिंक्ट, ठीक है, कोई भी सर्टेन रिस्पॉन्स जो करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो ठीक है, आप समझ रहे हो ना, तो आपका एक सर्टेन रिस्पॉन्स आ रहा है कि आप समझ रहे हो, ठीक। तो ये जो हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा होती है, ठीक है, समझने की, तो वही हमारे बिहेवियर में क्या करते हैं, हमें परफॉर्म करने को मिलती है। नेट फोर्सेस मोटिवेट अस टू परफॉर्म द बिहेवियर, ठीक है। ही नेम दिस फोर्स एज द स्ट्राइविंग फॉर द परफेक्शन। अब देखिए, अब परफेक्शन यहाँ पे क्यों बोला है, स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन क्यों बोला है, कि जैसे कि मैंने आपको कुछ बोला, ठीक है, आप समझे, आपके अंदर वो मोटिवेशन पैदा हुई, ठीक है, और आपके अंदर एक वो वाली मोटिवेशन भी पैदा होगी कि आप सोचेंगे कि यार इसने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वही एक तरीके से परफेक्शन होगी, और वही हमें क्या होगी, हमारे वो पूरे फुल पोटेंशियल को हासिल करने में मदद करेगी, ठीक है। मतलब जो भी हमारा सर्टेन रिस्पॉन्स होता है, कहना चाह रहे हैं, जो भी हमारा सर्टेन रिस्पॉन्स होता है, वो हमें क्या करता है, मतलब परफेक्शन की तरफ लेके जाता है, जिससे हम अपनी क्या करते हैं, फुल पोटेंशियल को हासिल करते हैं, ठीक है। अब आपने मेरा जैसे करेक्शन करोगे, क्रिटिसाइज भी करोगे कि यार सही नहीं पढ़ा या फिर सही पढ़ा दिया, ठीक है, तो उससे आपको क्या करोगे, परफेक्शन की तरफ जा रहे हो, तो शायद आप और भी वीडियोस देखो, किसी और की भी देखो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, और भी देखो, समझो, बूझो, और फिर क्या करोगे, आप एक अच्छी मतलब बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद जो भी आपके मन में उस टॉपिक को लेकर क्लैरिटी आएगी, वो आपके फुल पोटेंशियल कहलाएगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब इन्होंने बताया कि इन्फीरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। एंड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पढ़ते हैं। एज अ चाइल्ड एल्डर एक्सप्लेन दैट वी फील वीक, डिपेंडेंट, लेस कैपेबल एंड दस इन्फीरियर टू अदर्स, ठीक है। ओल्डर सिबलिंग्स, पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स। इन्होंने क्या बताया कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब ये एक ना एक जनरल चीज़ है, ठीक है, नेचुरल है कि सब में होता है भाई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हूँ, मैं अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड हूँ, क्योंकि मेरा ना फाइनेंशियल सपोर्ट ना वही है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट से ही मेरे को लगता है सब कुछ हो सकता है। तो फाइनेंशियल, तो मैं क्या हूँ, इन्फीरियर हूँ कि भाई मेरा अगर पेरेंट्स नहीं होंगे तो फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा, ठीक है। तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं, ठीक। दिस फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी इनेट अ नेचुरल, ठीक है, एंड नेचुरल इफ़ अ चाइल्ड डिसाइड्स टू ओवरकम दिस फीलिंग एंड इन्फीरियर, मतलब जैसे मैं मेहनत करूँ, ठीक है, मेहनत करूँ कि भाई मेरे को भी कुछ करना है, और मैं कुछ कर भी लूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक तरीके से ओवरकम कर रही हूँ ना चीज़ से, तो मैं क्या होगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे में कम होगा, और वो एक तरीके से जो मैं ओवरकम करूँगी वो मेरा क्या बन जाएगा, सुपर क्या हो जाएगा, सुपीरियोरिटी हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसी मतलब ये बता रहे हैं कि जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आने का तरीका, ठीक, यही इन्होंने बताया है इसमें। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं सिबलिंग रिवेलरी एंड बर्थ ऑर्डर। अब देखिए सिबलिंग रिवेलरी का मतलब क्या है, तो मतलब जैसे सिबलिंग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं ना अपने पेरेंट्स को लेकर कि यार मेरा जो बड़ा भाई है, जो मेरी बड़ी बहन है, ठीक है, वो तो इतना अच्छा कर रहे हैं, तो पापा मम्मा उन्हें ध्यान दे रहे हैं, मुझे तो दे ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक पॉजिटिव भी हो सकता है कि नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, दो तरह के हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मैं एक तरीके से अपने आप को मोटिवेट करूँगी, ठीक है, या तो मैं इग्नोर कर दूँगी, भाई करते रहें, मेरे को तो करते ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ, है ना, मैं क्यों अच्छे मार्क्स लाऊँ। लेकिन मैं करूँगी कि यार नहीं यार, एक पॉजिटिव अगर मेरा माइंडसेट होगा तो मैं बोलूँगी नहीं यार मेरे को भी करना है, क्योंकि मैं भी तारीफ़ करना चाहती हूँ, भाई मेरे को भी गिफ्ट चाहिए, मेरे को भी प्यार चाहिए अपने माँ बाप से, ठीक है। तो यही बता रहे हैं।
और एक तरीके से ये बता रहे हैं कि जो फर्स्ट जैसे कि एक बच्चा पैदा हुआ तो पहला जो बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी, तो उसको बहुत प्यार मिलता है, ठीक है। जो मेरी नीज़ है ना, वो पहली बच्ची है, तो उसको मतलब एक तरीके से पापा की तरफ से भी और मामा की तरफ से, दोनों तरफ से बहुत प्यार मिलता है। लेकिन जब दूसरा बेबी होता है तो क्या होता है, प्यार बढ़ जाता है, एक तरीके से प्यार बढ़ता नहीं है, ठीक है। प्यार उतना उस बच्चे से है जो पहला बच्चा है, लेकिन जो नया बच्चा है उसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि भाई वो छोटा भी है, वो अभी अभी तो आया है, ठीक है। तो उससे और थोड़ा सा उस पर प्यार बढ़ता ही है, ठीक है। तो जो हमारी जो अट्रैक्शन होती है ना, जो हमारी अटेंशन होती है, थोड़ी बढ़ जाती है। तो बच्चे को उससे क्या लगता है कि भाई मेरा प्यार कम हो गया, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लग जाते हैं, ठीक है। ये बताया गया है। और इन्होंने फर्स्ट बॉर्न बेबी के बारे में बताया गया, जो यहाँ पे बर्थ ऑर्डर दिया है ना, ये इसी के बारे में बताया गया। तो फर्स्ट बॉर्न बेबी चिल्ड्रन आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल, ऑबिडेंट एंड इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, ठीक है। वो क्या होता है, फर्स्ट वाला बेबी क्या होता है, अनयूजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ऑबिडेंट होता है मतलब रिस्पेक्ट करता है, और इंटेलिजेंट होता है भाई, ठीक है। क्योंकि उस पर हम सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाले जो बेबी होता है ना, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि भाई फर्स्ट पहला बच्चा है, इसको ये भी आना चाहिए, इसको वो भी आना चाहिए, भाई वो क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है। उसके सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स होने चाहिए और अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, ठीक है। हमारी एक ख्वाहिश होती है ना कि हमारे भाई बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो, ठीक है। तो वही बता रहे हैं। और सेकंड जो बॉर्न बेबी होता है, तो मास्टर स्किल्स और इन सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो उसके पास एक तरीके से सोशल एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि उसने मतलब बचपन से, मतलब वो सेकंड नंबर का बच्चा है, तो उसको पता है कि भाई मेरे को ये चीज़ मिल रही है तो मेरे भाई को भी मिलेगी, तो और अगर मुझे नहीं मिली है वो चीज़ जो मेरे भाई को मिली है, तो मुझे थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। तो एक तरीके से सोशल एडजस्टमेंट में भी स्किल मतलब माहिर होता है एक तरीके से, ठीक है। दे आर जनरली ट्रस्टिंग एक्सेप्टिंग इन अदर सेंटर, ठीक है। तो मतलब जनरली मतलब ट्रस्ट कर लेते हैं सब लोग पे, और सब मतलब उन पर नज़र रखते हैं, ठीक है। थर्ड ऑर्डर चिल्ड्रन एंड एग्जिबिटेड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, हाई सेल्फ स्टीम बट लेस कॉम्पिटेटिवनेस। अब थर्ड जो बेबी होता है वो क्या मतलब, उन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी क्यों बताई कि भाई अभी जो थर्ड बॉर्न बेबी हुआ है, ठीक है, उसको क्या होगा कि भाई मेरे तो पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं, ठीक है, कोई मेरे साथ कुछ छू के तो दिखाया, ऐसा होगा, ठीक है, यही बोलना चाहेगा। और उसके क्या होंगे, भाई बहन भी होंगे, तो उससे क्या होगा, उसको मतलब अच्छा लगेगा एक तरीके से, कोई उसको कुछ बोल नहीं सकता। अब ऐसा होता है ना कि भाई मैं तूने पर भाई को क्यों छेड़ा, ठीक है। तो ये स्कूल में देखने के लिए चीज़ें मिलती हैं, आपने देखी भी होंगी अपनी जनरल लाइफ में, ठीक है। तो वही बता रहा है। और ये क्या होते हैं, हाई सेल्फ स्टीम होते हैं, क्योंकि भाई शुरू से उन्हें मोटिवेशन मिलेगी। अब भाई पेरेंट्स भी उन्हें प्यार करेंगे, क्योंकि छोटे हैं वो, पेरेंट्स भी उन्हें प्यार करेंगे, बोलेंगे उनकी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, उन्हें मोटिवेशन मिलेगी अपने बहन भाइयों से भी, ठीक है, कि मेरे बहन भाई इतना अच्छा कर रहे हैं। तो क्या होंगे, वो हाई सेल्फ स्टीम होंगे, लेकिन उनमें लेस कॉम्पिटेटिवनेस होगी, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे कि भाई मेरे को ये करना वो करना, मतलब अपनी एक तरीके से मतलब हाई सेल्फ स्टीम रहेंगी, लेकिन लेस कॉम्पिटेटिवनेस रहेगी। सिंस दे आर नेवर रिटर्न, दे रिमेन द बेबी ऑफ द फैमिली थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। और इन्हें ये रहेगा कि भाई मैं तो अपने घर का बच्चा हूँ और मैं हमेशा रहूँगा, ठीक। अब इनका पढ़ लिया। तो कार्ल जंग की थ्योरीज भी है। कार्ल जंग ने एनालिटिक साइकोलॉजी में बोला है एक तरीके से ना, इन्होंने एक तरीके मतलब मेरे को जितना समझ में आया मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा है भाई फ्रूट को, ठीक है। और ये बहुत अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं, लेकिन ठीक, पर इन्होंने अपनी कुछ चीज़ें इसमें एडजस्ट कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरीज़ है वो मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं, सबकी वैल्यू होती है अपनी अपनी जगह, ओके। तो इन्होंने बताया कि यहाँ से नहीं, जंग एक्सटेंडेड फ्रूट्स आइडिया, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि मतलब और उसमें चीज़ें ऐड करी अनकॉन्शियस नाले पे, ठीक है। फ्रूट कंसीडर अनकॉन्शियस एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी, इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ रिप्रेस्ड मेमोरीज, एग्रेसिव मोटिव्स एंड सेक्शुअल डिज़ायर्स। अब जंग जो है वो कार्ल जंग जो है जो कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो स्टोर हाउस ऑफ रिप्रेस मेमोरी का, मतलब दबी छिपी जो मेमोरीज होती हैं, ठीक है, उनका एग्रेसिव मोटिव्स का कि हम कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पाए या फिर अचीव करनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मन से ध्यान से उस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। और सेक्शुअल डिज़ायर्स जो सब में होते हैं। इवन though the basic characteristics of fruit unconscious is the similar across different individual, but it is contained in इज़ हाईली पर्सनल नेचर। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी अनकॉन्शियस है, ठीक है, वो सब में ही होता है, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड आप में भी है, मेरे में भी है, ठीक है, सब में होता है। पर लेकिन वो अनकॉन्शियस माइंड का जो एक तरीके से स्टोर हाउस है, एग्रेसिव मोटिव्स है, सेक्शुअल डिज़ायर्स है, वो सब में क्या होंगे, एक इंडिविजुअल के वो अलग अलग पोटेंशियल पे होंगे, ठीक है। वो हाईली पर्सनल नेचर होंगे, सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि मेरा भाई अलग मोटिव है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, ठीक है। सेक्शुअल डिज़ायर अलग होंगे, जो मेरी दबी छिपी मेमोरीज है, मेरी मेमोरीज एक्सपीरियंस जो है वो मेरे अलग अलग होंगे, तो सब ये अलग अलग होती हैं, ये बता रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं, हाँ यहाँ पर
जंग मूव फ्रॉम दिस व्यू एंड प्रपोज द आइडिया ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब देखिए कलेक्टिव अनकॉन्शियस इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने एक तरीके से रेवोल्यूशनरी थ्योरी पे चले गए। ठीक है, रेवोल्यूशनरी थ्योरी मतलब क्या है, क्योंकि कि हम बंदर से इंसान बने। ठीक है, धीरे धीरे कैसे हम बंदर से इंसान बने, हमने सारी चीज़ें करना सीखी, हमने आग जलाना सीखी, हमने पत्ते मतलब पत्ते से अपना मतलब कपड़े वगैरह बनाना सीखे। ठीक है, हमने शिकार करना सीखा और क्या सीखा हमने, मतलब जैसे आग जलानी सीखी। ये सब मतलब ये इन्होंने क्या बोला कि ये सब हम जो हमारी जो ये सब चीज़ें हैं ना, कलेक्टिव नेस जो है हमारी, मतलब कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है, वो हमने सब में एक न एक तरीके से हमने स्प्रेड करी है सब में। ठीक है, इन्होंने ये बताया है कलेक्टिव ऑफ दिस एसेस्ट्रल पाथ इज पार्ट ऑफ आर अनकॉन्शियस नोन एज अ कलेक्टिव। द एलिमेंट्स ऑफ आर कलेक्टिव अनकॉन्शियस हैव बीन टर्म्ड बाय जंग एज आर्कीटाइप्स। Archetype which is shared by all human beings and have some overreaching qualities. He described various types of archetypes. Some of these are the following. देखिए इन्होंने ना एक तरीके से, देखिए मैं इसमें थोड़ा ऐड करके बता दे रही हूँ। एक तो इन्होंने पर्सनल अनकॉन्शियसनेस के बारे में बताया था और कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में। अब पर्सनल अनकॉन्शियस मतलब समझ में आ रहा होगा कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया। ठीक है, इसकी रिप्रेस्ड मेमोरी, उसके फॉरगॉटन थॉट्स, एक्सपीरियंसेस। ठीक है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल में सब अलग अलग होते हैं। ठीक, एंड इट कंटेंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस। अब ये कॉम्प्लेक्सेस भी पैदा करते हैं क्योंकि सब में अलग अलग है ना, तो सब में अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ठीक है, और एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो बताया था उन्होंने। ठीक है, क्या बताया था, बेसिक एक्सपीरियंसेस बताया था कि जो बेसिक एक्सपीरियंस है शेयर बाय एवरी जनरेशन थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक, जो हम सब अपने मतलब शेयर करते हैं नॉर्मल सिचुएशंस। ठीक, अब जो इनको आर्कीटाइप्स जो इन्होंने बताया है, द सेल्फ नोइंग अबाउट द होलनेस ऑफ वंस ओन आइडेंटिटी। मतलब सेल्फ मतलब क्या पता है कि किसी भी इंडिविजुअल की एक होलनेस। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी की जो वो फील करता है, जो भी उसकी है पर्सनैलिटी, उसके बारे में बताया है। और द परसोना हमने पढ़ा ही है। ठीक है, मास्क द फोनी सेल्फ दैट वी शो टू अदर्स। अब फोनी मतलब सेल्फ क्या होता है कि एक दिखावटी। ठीक है, जैसे कि हम फैमिली में जितने फैमिलियर होते हैं, जितनी हम खुलकर बात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम अपनी फ्रेंड्स ग्रुप्स वगैरह में जितनी खुल के बात कर सकते हैं, उतना शायद हमें किसी स्ट्रेंजर के सामने नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि जो फोनी सेल्फ होती है, वो पर्सोना जो होता है, एक मास्क जो हमने पहना हुआ होता है। ठीक है, जो हम पहले के एक्टर्स थिएटर में जो प्ले करते थे। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर का कुछ चीज़ें अपना लेते थे और उसे प्ले करते थे, तो वही बता रहे हैं कि फोनी सेल्फ। ठीक है, पर्सोना का मतलब इन्होंने बताया जो मैंने आपको शुरू वाली डेफिनेशन में ही बता दिया था। द एनिमा फेमिनिन साइड ऑफ द मैन। अब एनिमा क्या होता है, जो फेमिनिन जो होती हैं, जो मर्दों के बारे में जो सोच रखती हैं। ठीक है, और एनिमल जो होता है वो मस्कुलिन साइड ऑफ द फीमेल। जो मर्द जो होते हैं, ठीक है, जो मेल होते हैं, वो क्या सोच रखते हैं फीमेल के बारे में। ठीक है, अभी एक तरीके से मैं बता दूं कि जैसे कि लड़की है, वो काम नहीं कर सकती भाई, बाहर जाके उसे पढ़ाना वढ़ाना या उसे जॉब करना सही नहीं लगता, क्योंकि वो लड़की है तो खाना वाना बनाए और घर पर हाउस वाइफ की तरह रहे। ठीक है, तो ये एक सोच हो गई एनिमा में। तो मैन जो भी सोचते हैं हमारे बारे में, और फीमेल है वो क्या सोचते हैं कि यार मर्द है तो बस ये बाहर जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मार पीटाई जो मतलब एक तरीके से जो वायलेंस वगैरह होते हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो ये मतलब सोच डिफाइन कर रहे हैं एक दूसरे की। ठीक है, एनिमा हो गया जो मैन वगैरह सोचते हैं फेमिनिन को लेकर, और एनिमा से हो गया फीमेल जो सोचती हैं। ठीक है, आदमियों को लेकर। और द शैडो के बारे में मैंने बताया, द डार्कर साइड ऑफ द पर्सनैलिटी कंसिस्टिंग ऑफ एग्रेसिव अर्ज, बायोलॉजिकल इंस्टिंग एंड फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी। अब शैडो का यही समझ लो कि भाई वो ब्लैक है ना, तो बस उसमें सारी बुरी चीज़ें ही होंगी। ठीक है, यही मैंने तो यही निकाला। ठीक है, डार्कर साइड है हमारी ऑफ पर्सनैलिटी, कंसिस्टिंग ऑफ एग्रेसिव अर्ज है, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट उसमें बहुत ज़्यादा है, एंड फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी है। ठीक है, हमेशा डरा हुआ सहमा हुआ रहता है, सुपर कॉम्प्लेक्सिटी कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, सुपीरियरिटी वगैरह की नाम की चीज़ें। तो हमारा चैप्टर मतलब आधा हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप बता देना, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो मिलते हैं अलग मतलब नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।